दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। पहले आप डायग्राम बना लो जैसे मैंने बनाया। एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, जिसमें लिक्विड स्टेडली फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन पाथ में, लाइक दिस। ए एरिया A1 A2 कर, A2 A1 B2 B1, और ग्राउंड से इसकी हाइट भी ले लो, दिस इज द ग्राउंड। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज, मीन हाइट ले लो H1, और यहाँ से H2। बर्नौलीज थ्योरम मैंने आपको कल बताई थी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। दिस आर्टिकल इज as important as anything in this chapter। 5 मार्क्स में आएगा। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। consider a pipe of varying cross section। consider a pipe AB, जिसका नाम रख दो AB। consider a pipe AB of varying cross section। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो जूम के लिए मत कहना, आप सब सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो डायग्राम आउट हो जाता है। कंसीडर पाइप ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, लेट एन ideal liquid is flowing, let an ideal liquid is flowing steadily। थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल लिक्विड। लेट वन कॉमा are the area of cross section of and A and B of pipe respectively। A and B of pipe respectively। Let V1 and V2 are the velocities of flow at ends A and B respectively। At end A and B respectively। सब लेट कर लिया। Let rho be the density of the liquid flowing। Rho be the density of, यार यार मेरे सामने चल रहा है, कलर आ रही है तो आपकी एंड पे हो रही है ना। हाँ, देखते रहो। ओके, आगे लिखिए। लेट
m be the mass of the liquid flowing in time, जैसे कल वाले आर्टिकल में लिया था डेल्टा टी, m be the mass of the liquid flowing in time delta t। तो मास किसके इक्वल होगा, याद है आपको, a1 v1 इंटू रो। इक्वल टू a2v2 इंटू रो, इक्वल टू a2v2 इंटू रो। यहां से हमने ये इक्वेशन तो प्रूव कर ही दी थी, इसका यूज करेंगे हम इस थ्योरम के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 कर, a1v1 इक्वल टू a2v2। बेटा ये लंबा प्रूफ है, थोड़ा सा जहां जहां दिक्कत हो वहीं क्लियर कर, बार बार पीछे नहीं आऊंगा मैं, यही पूछता जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे चलते। जब ए से बी तक लिक्विड पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं आराम आराम से कराऊंगा, ये हो सकता है यही प्रूफ ही हो, ये थोड़ा सा और आगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, वो आपके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम v2 का स्क्वायर और इधर से v1 का स्क्वायर। यहाँ पर किसी को डाउट कर सकते हैं। मास को मैं ये लिख सकता हूँ a1v1 रो। चेक करना ये a1v1 रो सही है क्या, इसमें कोई डेल्टा टी तो नहीं मिसिंग किया आपने। एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी है ये, इसके यूनिट बना के देखो। एरिया इंटू वेलोसिटी है, अगर मैं लेंथ, वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ बाय टाइम ना, तो लेंथ की जगह पे मैंने इसको, यहाँ डेल्टा टी और आएगा बेटा, आप चेक करो, डायमेंशनली चेक करो। वो इस इक्वेशन में तो नहीं आएगा, इस इक्वेशन में तो कट जाएगा डेल्टा टी। यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ होता है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वही मास होता है, और लेंथ क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ से मास की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या, हाफ, कोई एक पुट कर दो, a1v1 रो डेल्टा टी v2 स्क्वायर p1 स्क्वायर। और क्यों क्या पुट किया वो आप ब्रैकेट में बता दो कि m इज इक्वल टू a1v1 रो डेल्टा टी इक्वल टू, ये भी कर सकता था, दोनों एक ही चीज है, कोई एक वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये थी काइनेटिक एनर्जी का चेंज। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। ए से बी जाने में ये एंड ए है और ये एंड बी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये हो गया। अब हाइट में भी चेंज आ रहा है, लिखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, mgh2 माइनस h1। सेम आप m की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दो, आपके पास क्या आएगा देखो, ये बनेगा a1v1 रो डेल्टा टी जी
H2H1 इक्वेशन नंबर 3। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ। हाँ, ये ऊपर से मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सिंपल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पुट किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया, जो ऊपर ऊपर लिखा था मास। इतना हो गया सबको। अब वर्क डन लिखिए, मैं साइड पे करता हूँ यहाँ, थोड़ी सा स्पेस बना के। यार अब साथ साथ करो यार का, उसमें वैल्यू पुट करनी है एम की, देख ले इसमें क्यों। लिखिए आगे। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, जब लिक्विड नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन द लिक्विड, net work done on the liquid is equal to work done on the liquid at A minus work done on the liquid at B। अगर आप नीचे से वर्क करोगे तभी ऊपर जाएगा सब कुछ। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? WA WB। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर A1, ये तो फोर्स हो गया ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी डेल्टा टी माइनस प्रेशर A2 वेलोसिटी डेल्टा टी। यस नो करो इसमें। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया वो ब्रैकेट में बता देता हूँ। वर्क डन को लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू स्मॉल टाइम। ये लिखा मैं। प्रेशर अलग अलग लिया ना, P1 P2, ये इधर P2 लिया। अब इसको मैंने यहाँ लेट नहीं किया, जब आप शुरू में लेट कर रहे थे ना सब कुछ, वो एक चीज और लेट कर लेना, P1 P2। जैसे यहाँ पर मैंने लेट किया था, तो यहाँ मैं कर भी देता हूँ, जगह है मेरे पास। लेट P1 P2 आर द प्रेशर एट ends A and B respectively। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, जब करोगे तो आएगा। बट यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब है ए का प्रेशर P1 है और बी का प्रेशर P2। वापिस आ जाओ आर्टिकल पे। तो ये नेट वर्क डन था। जो हमने वर्क किया वो किस में जाएगा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। जो हम वर्क डन करते हैं वो किस में जाता है? कुछ काइनेटिक में, कुछ पोटेंशियल में। लिखिए नेट वर्क डन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिख लो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेट वर्क डन जो हमने किया वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर कर दो 4। तो 4 को 2 और 3 के इक्वल कर दो सम करके, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, तो कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू। देखना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, खुद देखो आर्टिकल को, खुद पूरा करो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये था शायद, हाफ रो V1 A1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी वाला भी देखो, A1 V1 रो डेल्टा टी जी, और इधर क्या बचेगा? H2 माइनस H1। यहाँ तक लिख लो।
करो करो, कोई भी आराम से करो। ठीक है, अब अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखा तो A1V1 और A2V2 तो बराबर है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A1V1 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा P1 माइनस P2 इक्वल टू सेम लिख दो आप, यहाँ से भी कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है रो A1V1 डेल्टा टी, यही कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, चेक करना कुछ रहना जाए, प्लस H2 माइनस H1, जी यहाँ आएगा ना, H2 माइनस H1 के साथ आएगा, कॉमनली तो ये बार आ गया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बिकॉज A1V1 इक्वल टू A2V, कुछ करते हैं क्या, देखो A1V1 डेल्टा टी, A1V1 डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो, सर P2 माइनस P1 नहीं आएगा? हाँ P1 माइनस P2 आएगा बेटा, वर्क डन तो पहले ज्यादा करोगे तभी ऊपर जाएगी ना, ओके सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन तो आप कर रहे हो, यहाँ वर्क ज्यादा होगा तभी तो लिक्विड ऊपर फ्लो करेगा, तो वो वर्क नेट वर्क डन मैंने यहाँ लिखा है ना WA माइनस WV, वर्क आप इधर कर रहे हो, ऊपर वर्क कम हो रहा है, यहाँ तो वर्क से आप उसको अंदर लेके जा रहे हो, उधर वो बाहर निकल रहा है, तो वहां P1 माइनस P2 आएगा, बाकी जगह पे V2 माइनस V1 और H2 माइनस H1 आएगा। ओके सर। देखिए अब आप वन वाली टर्म को अलग कर लो, P1 को लेफ्ट साइड में रहने दो, उधर से भी आप हाफ रो V1 स्क्वायर को ले आओ, इधर से भी आप रो तो है ही ना इसके साथ भी, रो GH1 को ले आओ, और P2 वाली टर्म को राइट साइड में ले जाओ, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, यहां तक आ जाओ बेटा सब, यही प्रूव करना कि टोटल एनर्जी, ये किसका फॉर्मूला आपको कल बताया था मैंने, ये आपके पास फॉर्मूला किस चीज के, प्रेशर एनर्जी, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था ना सारा कुछ, और इधर से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, तो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, विच मीन्स P हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH is constant, which is the required proof, यही which is the required proof, वो ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए एंड पे भी उतनी थी जितनी बी एंड, तो हमने बर्नौलीज थ्योरम को, एक चीज का ध्यान रखना जब आप प्रूफ की प्रैक्टिस करोगे, जो ये वर्क डन है ना ये A माइनस बी लेना आप, क्योंकि वर्क आप कर रहे हो बाहर से तभी लिक्विड ऊपर जा रहा है, और बाकियों में जब चेंज निकालते हो तो वो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हो, वर्क डन आप कर रहे हो, बात हो नहीं रहा, जो होता है वो चेंज है, जो करते हो वो ये आपके पास, तभी आपकी वन वाली टर्म एक तरफ आएंगी और टू वाली टर्म एक तरफ जाएंगी, यही आपका प्रूफ था बर्नौलीज का कि टोटल एनर्जी एट एंड ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एंड बी, दिस इज प्रूफ ऑफ, हो जाएगा कि पक्का। अब कुछ नेशनल केस,
अगर आपके पास पाइप ऐसे पड़ी ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये होगा कि जो उनकी हाइट है ना सेंटर की, वो हाइट आपकी सेम होगी। ये भी एच होगा और ये भी एच होगा। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पाइप हो वेरिंग क्रॉस सेक्शन की, तो जो थ्योरम आप लगाओगे उसमें एक फैक्टर कट जाएगा। अब जैसे आपके पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर था ना, तो ये रह जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि रो GH1 और रो GH2 H1 H2 के इक्वल है यहाँ। तो आपकी थ्योरम थोड़ी सी छोटी हो जाएगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप ये चेक करना डायग्राम में या स्टेटमेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो आपको 3 फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, आपको 2 फैक्टर लेकर उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ऐसे। तो कई बार हॉरिजॉन्टल पाइप लिखा होता है, तो हॉरिजॉन्टल है तो फिर आपने ये लगाना है। अगर हॉरिजॉन्टल ना होके यही पाइप इधर होती है ऐसे, तो इसकी हाइट ज्यादा होती है एक एंड की, ये वाली हाइट कुछ और होती। उस केस में फिर आपको पूरी थ्योरम को अप्लाई करना है। P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर रो GH1, P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर रो GH2। तब आपको पूरी बर्नौलीज थ्योरम का यूज करना। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम लग गया कहीं क्या? ओके, एक सम लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल। देयर इज अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन जिसका मीन हाइट, बस बेटा इधर देखा करो, हो गया गिर गया फोन उसके बाद उस पर हंसी जा रहे हो, देखी जा रहे हो कहाँ गिरा, वो किसने उठाया, हो गया वो आगे आगे चले, आपका क्वेश्चन पे आए। ये हाइट है अपने पास 10 मीटर, जिसका गिरा उसके फेस को देखी जा रहे हो, वो शर्मा रहा है या हंस रहा है। 20 मीटर हाइट एंड बी की है और ए एंड की कितनी है 10 मीटर। यहाँ का प्रेशर डिफरेंस 10 पास्कल, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस 5 पास्कल है। डेंसिटी वाटर ही मान लो 1 या 1000 पानी का ही फ्लो ले लेते किलोग्राम। इधर से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इधर से लिक्विड किस स्पीड से बाहर निकलेगा वो निकालना है हमें। इस सम में V2 निकालना है। V1 हमारे पास है। तो एक चीज पहले सुन लो आप, ये मैं ही करवाता हूँ आपको, आप भी कर लोगे। जब भी बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे आप 2 इक्वेशन को माइंड में रखना। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज लेना, और एक आप P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहाँ पर अपने पास कुछ एक आधी चीज और देनी पड़ेगी, मुझे देख लेता हूँ। प्रेशर P1 कितना है 10 पास्कल, हाफ डेंसिटी कितनी है 1000, V1 का स्क्वायर कितना हो गया 400, डेंसिटी कितनी है 1000, G ले लो 10 और H भी कितना है 10, इक्वल टू प्रेशर कितना
5 पास्कल, हाफ रो 1000, V2 मुझे निकालना है, V2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या 1000 G, और क्या दिया हुआ है H220। तो यहाँ तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, आपका एक वेरिएबल था वही बचा है, उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास 510, और ये इसको किया तो 20 इंटू 10 की 4, इसको किया तो 10 की पावर 5 इक्वल टू 5 प्लस 500 V2 का स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ से आप V2 निकाल लेंगे इजीली, जो भी आएगा, सही कह रहे हो आप, वही आएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो कितना बनता है। ये देखो ये 20 है ना, ये पहले तो इसको चेक करो, 2 है ये 1 है, तो ये माइनस का आ गया, बट ये 2 इंटू ये आपस में ये कट रहे हैं, इसके कटने से ये फायदा हो गया कि ये 5 रह गया, 10 की पावर 5 बाय 500 का रूट इज द आंसर। अब 5 को इसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल ले लो, इसको काटा तो 10 की 3 को 5 से किया तो 200, अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 200 बन, अप्रोक्सीमेट 10 रूट 2। बट यहाँ मैंने बहुत कुछ दे दिया, हो सकता है मैं एक चीज कम देता और एरिया देके आपकी दो इक्वेशन बनती, फिर A1B1 इक्वल टू A2B2, और इधर से पूरे के पूरे चैप्टर में आप बर्नौलीज थ्योरम के न्यूमेरिकल करोगे तो आप ये दोनों इक्वेशंस को माइंड में रखना। हो सकता है दोनों का यूज ना हो सकता है दोनों का यूज हो, और एक P हाफ रो V स्क्वायर रो GH कांस्टेंट दोनों एंड पे लगा दो। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो उसको हॉरिजॉन्टल रख, कर सकते हैं ये चीज, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ओके, अब बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन हेडिंग बनाओ, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बेटा इस मंडे को टेस्ट होगा, नोट करो सिलेबस। मंडे को टेस्ट रहेगा फ्लूइड का, लिक्विड का, जितना मैंने लिक्विड आपको बताया अभी तक बर्नौलीज थ्योरम तक। लिक्विड अप टू बर्नौलीज थ्योरम, और बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ 100% पूछूंगा, से मत लिख के ले आना। एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड करना है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। डायग्राम बनाते जाना, टू द पॉइंट तो बनाना ही है आपको। फर्स्ट फ्लोइंग ऑफ, बेटर नहीं बोल, फ्लोइंग ऑफ द रूफ छत, फ्लोइंग ऑफ द रूफ, एप्लीकेशन है जिन एरियाज में बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं वहां पर रहने वाले लोगों के घरों की छत हमेशा उड़ जाती है हवा, क्योंकि उनको पता है इसको उड़ना ही है, तो वो वैसे ही टेम्परेरी रूफ बनाते हैं बैम्बूज की, कि जब तूफान आएगा इसको उड़ना ही है, तो हल्की सी है चलो
ये उड़ जाएगी, किसी की उड़ के आ जाएगी, रख लेंगे छत पे। तो हमें ये समझना है कि छत उड़ती क्यों है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। जब हवा चलेगी बहुत तेज, सुनो इधर, जैसे यहाँ हवा चल रही है, तो रूफ के अंदर वाले हिस्से में तो हवा तेज नहीं चल रही। लो क्या बताओ, घर के अंदर तो हवा नहीं चल रही, बाहर ही चल रही है। इन दो पॉइंट पे आप बर्नौलीज थ्योरम लगा के देखो। मान लो ये दोनों पॉइंट की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, छत के ऊपर और जस्ट छत के नीचे, छत की थिकनेस को इग्नोर कर देते, तो बर्नौलीज थ्योरम अगर मैं ए और बी पे लगाता हूँ तो मेरे पास पी ए हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी हाफ रो वी बी स्क्वायर। हाइट का डिफरेंस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो होगा थोड़ा बहुत, उसको निगलेक्ट करें। अब ये तो हमें पता है कि बाहर से जो हवा चलेगी वो मच मच ग्रेटर देन होगी इनसाइड से। अगर इस फैक्टर में ये वाली चीज ज्यादा है तो ये अपने आप कम नहीं हो जाएगी, दोनों का सम बराबर है। अगर वी ए वी बी से ज्यादा है तो अंडरस्टूड है कि जो प्रेशर बी का है वो ए से कहीं ज्यादा हो जाएगा। तभी आप इक्वेट कर सकते हो ना दो चीजों। ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स और ड्यूरिंग द हाई स्पीड विंड ब्लो, what will happen, just above the roof pressure becomes very less as compared to pressure inside the roof। अब इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस आ गया। जब प्रेशर डिफरेंस आता है तो एक फोर्स लगती है एरिया ऑफ द रूफ, वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी किधर बन गई, ऊपर की। और ये इतनी ज्यादा फोर्स बन जाती है जो इस रूफ को उड़ा देती है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। अगर ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है तो आप डायग्राम बनाएं और टू द पॉइंट उसको समझा दें कि ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स और हाई स्पीड विंड ब्लो व्हाट हैपेंस, वेलोसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल या जो भी एयर का ब्लो है जस्ट अबव द रूफ इज मच ग्रेटर देन दैट एज कंपेयर टू बिलो द रूफ। एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अगर एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। अगर इसकी ये एनर्जी बढ़ी है तो फिर ये छोटी होगी, ये छोटी होगी तो प्रेशर इनसाइड becomes much greater than the pressure outside, due to which force comes into play। तो हमें पता है कि प्रेशर इनटू एरिया, एरिया किसका, रूफ का, ये सारा एरिया। तो इतनी सारी जब फोर्स आएगी अपर डायरेक्शन में, वो क्या करेगी, इस रूफ को ओके, सेकेंड एग्जांपल लिखिए। कभी भी फास्ट मूविंग ट्रेन है ना, जब भी कभी प्लेटफॉर्म से पास करती है तो आपको ये कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर खड़े रहें। उसका रीजन है बर्नौलीज थ्योरम। अगर तो ट्रेन रुक रही है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट की ये प्लेटफॉर्म है और दिस इज अ पर्सन जो कि बहुत दूर खड़ा हो। व्हाट हैपन कि अगर हम बिल्कुल प्लेटफॉर्म के इस एज पे खड़े रहें तो क्या होगा, तो ये होगा, सुनो ध्यान से। जब ये ट्रेन आप तक नहीं पहुंची थी, दूर है अभी, जब ये वाली ट्रेन आ रही है हाई स्पीड से, तो इसके सामने वाली हवा भी हाई स्पीड से यहाँ से क्रॉस होगी।
पुश करती हुई आ रही है ना एयर को, तो एयर फ्रिक्शन को। जब ये यहाँ बनाता हूँ, ट्रेन या बस कुछ भी, ट्रेन ही ले लो एग्जांपल। जब ये ट्रेन हाई स्पीड से आ रही है तो इसके सामने वाली एयर की स्पीड भी बहुत हाई होगी। अब कोई बंदा यहाँ खड़ा हो एट इस पोजीशन पे, चल रहा है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस जोन में वेलोसिटी ऑफ द एयर क्या होगी, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है, इधर वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये लो प्रेशर जोन बन गया PA और ये हाई प्रेशर जोन बन गया। अगर PB PA से हाई होगा तो किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही एक फोर्स लगेगी आगे की तरफ और नीचे गिरा सकती है प्लेटफॉर्म। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी हाई स्पीड ट्रेन या व्हीकल आता है, आप कुछ 2-3 मीटर दूर रहे, अगर गिरेंगे तो भी प्लेटफॉर्म पे गिरेंगे, एज पे खड़े होंगे तो उसके आगे गिरेंगे जिधर से उसको निकलना है। दिस इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज। इज इट क्लियर? तीसरी एप्लीकेशन, बेटा समझ लो इसको सब। आप लोग बोटिंग तो की होगी सबने कभी ना कभी। इस बार जब करो तो थोड़ा सा इस थ्योरम को माइंड में रखना। अगर दो लोग अलग अलग बोट पे हो, चलो 4 बना लो अपने हाथ में। अब तो पानी को इन बिटवीन 4 जगह से पुश किया जा रहा है और आउटसाइड में 2 जगह से पुश किया जा रहा है, तो बीच वाले पानी प्रेशर बढ़ेगा, इधर से भी प्रेशर बढ़ेगा, तो ये बोट ऑटोमेटिकली क्लोज आना शुरू हो जाएंगी, आपको लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एक दूसरे के पास आना। तो हर एग्जांपल में एक ही चीज है, एक एनर्जी कम होगी दूसरी बढ़ जाएगी। स्प्रेयर में एक रबड़ का बल्ब बना होता है ऐसे, स्प्रेयर जो स्प्रे करता है कुछ भी, होली वाले रंग भी बोल, पिचकारी भी मान सकते हो। इसमें एक छोटी इस बल्ब को फ्रीज करते हो, रबड़ का होता है, और ये पानी नीचे से जाकर इधर जाके स्प्रे हो जाता है। उसका कारण क्या है, जब आप इसको दबाते हो तो यहाँ से हवा पास करती है, जब हवा पास करेगी तो ये लेस प्रेशर जोन बन जाएगा, नीचे वाला हाई प्रेशर जोन होगा, और ये लिक्विड हाई से लो मूव करेगा, तभी ये स्प्रे आप कर पाते हो बिकॉज ऑफ बर्नौलीज। तो कल आप लोग सब इसके सारे एग्जाम्पल पढ़ के आएंगे और इसकी एक्सरसाइज ट्राई करके। दिस इज ऑल। सर ये मंडे को क्या है?